नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा छठा अध्याय जो कि है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है, मूवीज में, सीरियल्स में हमने अधिकतर देखा है कि जब भी कोई क्राइम होता है हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? बोलो बोलो, किसको याद करते हैं? क्राइम हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? जवाब आना चाहिए। अगर किसी ने पुलिस बोला है तो बहुत सही बात है। हमने यही देखा है, हमारा परसेप्शन ही ये बना हुआ है कि यदि कोई भी परेशानी हमारे समाज में होती है या हमें कुछ दिक्कतें होती है, हमें कोई डर होता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? पुलिस को कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम इसी परसेप्शन के साथ में ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि भैया पुलिस ही जो है वो न्याय दिलवाने वाली होती है। ठीक है, ये हम सोचते हैं, लेकिन ये जो मैं लाइन यूज कर रही हूँ कि ये हम सोचते हैं, इसी से आप समझ जाओ कि ऐसा नहीं है। ठीक है, पुलिस जो होती है वो अपराधी को पकड़ती है। ठीक है, यदि आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, किसी के बारे में आप बता रहे हो कि इसने हमारे साथ में गलत किया है या इसने ये किया है, तो वो वारंट देके उन्हें पकड़कर ले आएगी। लेकिन न्याय देने का काम या न्याय दिलवाने का काम पुलिस का नहीं होता है। फिर किसका होता है? इसी बारे में हम समझेंगे कि यदि किसी ने अपराध किया है, ठीक है, तो उसकी क्या न्याय प्रणाली होगी। ठीक है, क्या न्याय प्रणाली जो है वो होगी, इस बारे में हम जो है समझेंगे। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज है भाई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हम एक कहानी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो हमें समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से पूरी कहानी दी गई है। आदि तो चैप्टर जो है वो इसी कहानी से भरा हुआ है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सही कहानी है। इसके बारे में हम शुरू करते हैं। किसकी कहानी है? ये शांति की कहानी। ठीक है, इससे हम क्या समझेंगे कि भैया हमारी न्याय प्रणाली जो है वो क्या है, किस तरीके से न्याय दिलवाती है, कौन कौन अहम लोग होते हैं जो न्याय दिलवाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में हम इस कहानी से समझेंगे। ठीक है, शांति पर उसके मालिक श्री शिंदे द्वारा चोरी का अपराध लगाया गया था और उसके खिलाफ एसआई राव द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसे 1 महीने के बाद जमानत मिल गई, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसका जमानती बनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, समझो क्या हुआ। एक दिन जो जैसे ये श्री शिंदे हैं, ठीक है, ये मिस्टर शिंदे हैं। मिसेस शिंदे जो थी वो एक दिन तैयार हो रही थी। ठीक है, मिसेस शिंदे एक दिन तैयार होने लगी। उन्होंने अपनी ड्रॉर खोली और ड्रॉर में उन्होंने पाया कि जो उनकी गोल्ड की चेन थी, सोने की चेन जो गले में पहनते, वो उन्हें नहीं मिली। उन्हें कहीं फंक्शन में जाना था, ठीक है, तो उन्हें वो चेन नहीं मिली। ठीक है, अब पहला शक जो उनका जाता है वो किस पे जाता है? वो सोचती हैं कि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। मिस्टर शिंदे आए। मिस्टर शिंदे ने कहा कि भैया क्या हुआ, क्यों इतनी देर हो रही है जाने के लिए? तो फिर मिसेस शिंदे कहती हैं कि यार मेरी तो सोने की चेन नहीं मिली, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ड्रॉअर में डाली थी। हमारे घर में भी होता है कई बार। ठीक है, तो वो तो मम्मियाँ भूल जाती है, पर इसकी कहानी समझना। ठीक है, तो ये कहानी जो है कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो शक जाता है वो अधिकतर ऐसे लोगों पर जाता है जिनको जरूरत हो। हम सोचते हैं कि अरे इन्हें जरूरत होगी तो इन्होंने ले ली होगी। वैसे ही मिसेस शिंदे ने भी सोचा कि यहाँ तो कोई आता नहीं है, और शांति जो उनकी मेड है, ठीक है, जो उनके घर पे काम करती हैं, उन्होंने सोचा कि ये ही मेरे कमरे में साफ सफाई करने के लिए आती है, तो यही लेके गई होंगी पक्का। ठीक है, वो जाती है शांति के पास में। शांति के पास में जाती है, कहती क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी जो तुमने मेरी चेन चुराई? ठीक है, तुम अपना पर्स बताओ, तुम अपने सारे सामान बताओ, मुझे चेक करवाओ कि तुमने नहीं चुराई। शांति बार बार कहती है कि नहीं मैडम, मैं क्यों आपकी चेन चुराऊंगी? मुझे तो इतने साल हो गए आपके यहाँ काम करते करते, आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा काम। आपके यहाँ से मैंने एक सुई भी नहीं उठाई। ठीक है, वो कहती रहती है, लेकिन मिसेस शिंदे नहीं मानती। मिसेस शिंदे कहती है कि नहीं, चुराई तो तुमने, ये लाओ तुम्हारा दिखाओ। वो सारा चेक करती है, तो उसमें से उनको मिलते हैं 10,000 रुपए। ठीक है, तो मिसेस शिंदे फट से पकड़ लेती है कि ये तो 10,000 रुपए तो तुमने मेरी चेन बेच दी होगी और तुम्हें 10,000 रुपए मिले होंगे, तुम तो गलत हो। ठीक है, सरासर गलत हो। शांति जो है वो बहुत भीख मांगती है कि नहीं यार, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता है ये जो है, ये पैसे जो है ये मेरे कमाए हुए हैं। मतलब आपने जो मुझे हर महीने आप जो 1,000 रुपए देते हो, इसको कमा कर मैंने ये जो है अपनी सेविंग की है, और ये आपकी चेन से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, मैंने चुराई नहीं है। वो अपनी सफाई जो है वो पेश करते हैं, लेकिन मिसेस शिंदे नहीं मानते, मिस्टर शिंदे भी नहीं मानते। शांति कहती रहती है कि मेरे भाई और मैंने मिलकर अपनी मेहनत की कमाई से किया है, मेरा भाई और हम दोनों चाहते थे कि हम जो है एक बफेलो
काऊ या भैंस जो है वो अपने घर पे रखे, ताकि हमारा भी जो है थोड़ा सा सहारा इस काम के साथ साथ में बनता रहे। इसलिए मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने मिलकर क्या किया था, ये हमारी बचत की थी, बचत की ये पैसे हैं और हम उसमें लगाना चाहते हैं। आपकी चेन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातें उनकी हुई। लेकिन मिसेस शिंदे ने नहीं माना कि नहीं, तुम तो सरासर झूठ बोल रही हो। और मिस्टर शिंदे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पर रहते हैं SI राव। ठीक है, SI मतलब वो जो SI रहते हैं ना, ये इनकी पोस्ट है। और जो है राव, ठीक है, इनका सरनेम है राव, SI राव वहां पर रहते हैं। तो SI राव द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की जाती है कि भैया हाँ ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ है, वो पूरा लिख लेते हैं। लेकिन और शांति को उठाकर ले जाते हैं। शांति को उठाकर सीधे वो क्या कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। शांति को जेल में बंद कर देते हैं। शांति बोलती रहती है कि नहीं मैंने नहीं किया है ये सारा, मतलब फिर भी जो है SI राव जो है वो नहीं मानते। वो देख लेते हैं कि भैया ये पैसे किसमें से मिले, पैसे को वो एविडेंस के रूप में भी जमा कर लेते हैं। अब शांति जो है वो परेशान होती रहती है कि भाई कैसे मैं अपने लोगों से कांटेक्ट करूं, क्या होगा मेरे पैसों का, मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, है ना। SI राव जो है वो ज्यादा बिलीव कर लेते हैं मिसेस शिंदे की बात पे, क्योंकि SI राव के पास में और भी सारी कंप्लेंट्स आई होती है आस पड़ोस से। तो SI राव ये और इल्जाम लगा देते हैं कि तुम जो है उस गैंग से जुड़ी हुई हो, और कौन है तुम्हारा भाई जिसके साथ में मिलके किया गया है। और बोले तुम तो दोनों भाई बहन उस गैंग से जुड़े हैं जो हर घर पे जाकर काम करते हैं और वहां से पैसे चुरा लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा सब कुछ होता है। उसके बाद में क्या होता है आगे समझते हैं। संविधान, ठीक है, अब जो होता है शांति देवी तो बेचारी गरीब है। अब उनके पास में पैसे नहीं है कि वो लोगों को या फिर खुद के लिए वकील कर सके। मिसेस शिंदे ने तो अपना वकील कर लिया, लेकिन शांति देवी के पास में उनका कोई वकील होता नहीं है। और ऐसे ही राव क्या करते हैं, अपने उस भाई को जो शांति देवी का भाई रहता है उसे भी बुलाकर क्या कर लेते हैं, रिमांड पर ले लेते हैं। जेल में 2 दिन तक उसे बंद रखते हैं और उसे खूब मारते हैं ताकि वो सच्चाई जो है वो उगल दे। लेकिन उनका भाई जो है वो बार बार कहता रहता है कि नहीं नहीं वो मानता नहीं है। तो फिर SI राव जो है उसे बरी कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जब कोर्ट में पेशी होती है तो शांति देवी के पास में पैसे नहीं होते हैं। शांति देवी की बारी आती है। जज साहब पूछते हैं कि शांति देवी तुम्हारा वकील कहाँ है, तो वो कहती है कि मेरा तो कोई वकील है नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, जो मेरी बची कुची बचत थी वो भी इन लोगों ने रख ली। तो ठीक है, तो इस ऐसी परिस्थिति में क्या होता है ये भी समझिएगा कि यदि आप इस काबिल नहीं है या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जो है एक वकील हायर कर सके या फिर अपनी लड़ाई लड़ सके, तो संविधान के अनुच्छेद 22 और 39A के अनुसार जो है गवर्नमेंट के पैसों पर आपको वकील दिया जाता है, सरकारी वकील दिया जाता है। ठीक है, सरकारी वकील दिया जाता है किसके पैसों पर, गवर्नमेंट के पैसों पर। तो यदि आपकी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है, भगवान ना करे लेकिन कभी आती है, या आप देखते हो कि किसी और के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही है, वो सही तो है लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए उसके पास में रुपया नहीं है, ठीक है, वो नहीं लगा सकता अपना पैसा कि वो कोई उसके साथ में खड़ा होकर उसके लिए लड़ सके। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सरकारी के पैसों पे आपको एक वकील दिया जाता है ताकि वकील जो है वो आपके बनाम पर लड़ सके, या फिर जो सही बात जो है वो कर सके कि जो इधर का सही है इधर का सही है, जो भी विटनेस है वो सारी चीजें वो जो है वो कलेक्ट करे। ठीक है, तो इसके अनुसार मजिस्ट्रेट ने शांति के बचाव के लिए एक वकील की नियुक्ति की। जांच करने पर वह निर्दोष पाई गई और सभी आरोपों से बरी हो गई। जब उन्होंने जांच की तो क्या जांच की, जब उन्होंने देखा कि भैया, उन्होंने जांच पड़ताल की सारी चीजें कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके भाई से बात की, उसके भाई ने उनको सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे हमने इसको कमाया है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वकील साहब को मिलते हैं। कुछ सोर्सेस से ऐसा पता चलता है कि आसपास में जो जिस बारे में ऐसे ही राव बात कर रहे हैं, तो आसपास के कुछ ग्रुप है लड़कों का, वो लड़के जो हैं मिसेस शिंदे के बेटे के दोस्त हैं, वो भी जो है उस ग्रुप में शामिल हैं। तो मिसेस शिंदे के बेटे के जो 2 दोस्त हैं वो चोरी के वाले के ग्रुप में जो है वो शामिल है। वो क्या करते हैं, घर घर जाकर कुछ यदि उन्हें ऐसा सामान मिलता है तो वो उठा लेते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। ठीक है, फिर मिसेस शिंदे पूछती हैं, मिसेस शिंदे से पूछा जाता है कि मिसेस शिंदे आपके घर में ऐसा कोई आना जाना है, तो मिसेस शिंदे को याद आ जाता है और उन लोगों के पास में से भी वो चेन जो है वो बरी हो जाती है और मिसेस शिंदे कह देती है कि हाँ ये तो मेरी चेन है। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि भैया शांति जो है वो गलत नहीं है, शांति जो है वो सही है। और फिर जो है पूरी कार्रवाई होती है और शांति को सभी आरोपों से क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। ठीक है, अब
क्या समझ आता है हमको इन सारी चीजों से? ठीक है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख लोगों में शामिल है। सबसे पहले तो मैंने आपको चीज बताई कि भैया संविधान के सेक्शंस के अनुसार आप जो है, यदि आप गरीब है, यदि आप निसहाय हैं, यदि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए किसी को लड़ने के लिए रख सकें, तो आप मजिस्ट्रेट को बताइए। मजिस्ट्रेट जो है सरकारी वकील की नियुक्ति आपके लिए करेगा। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारे लिए, यदि आप देख रहे हैं कि आसपास के लोगों को, किसी व्यक्ति को जरूरत है, वो अपनी सही होने की चीज साबित करना चाहता है, तो आप उसे भी एक एडवाइस दीजिए कि आप जो है चिंता ना करें, सरकारी पैसों पर जो है आपकी वकील की नियुक्ति होगी। ऐसा क्यों? अच्छा बताओ, इसके पीछे क्या कारण है कि वो आपके लिए नियुक्ति करते हैं? कारण ये है कि हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसको अपने सही साबित होने का एक मौका दिया जाए। ठीक है, उसको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रख सके। तो वो किस तरीके से रखेगा? वकील के तौर पर, वकील के द्वारा ही रखेगा, क्योंकि वकील ही जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बात पेश करते हैं, इसीलिए जो है नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हमने इस पूरी प्रोसेस से क्या सीखा कि भैया आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख लोगों में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले तो पुलिस आई थी, उन्होंने सारी चीजें की थी। सरकारी वकील, अगर सरकारी वकील नहीं मिलता शांति को, तो बात शायद कुछ और होती। ठीक है, बचाव पक्ष का वकील, ठीक है, जिसने बचाया, वो वाला वकील, और न्यायाधीश। ठीक है, सरकारी वकील देखता है कि भैया क्या है क्या नहीं है, सही परिस्थिति क्या है, और बचाव पक्ष का जो है वकील है, और मेन बात न्यायाधीश जो न्याय करते हैं। ये जो है ये मेन लोग हैं जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीश जो है वो हमको न्याय, सारे एविडेंसेस को देखकर, और उन एविडेंसेस को देखकर संविधान हमें क्या कहता है कि यदि इस तरीके के एविडेंस मिलते हैं, यदि ये सारी चीजें होती हैं, और यदि सामने वाले व्यक्ति ने ये गुनाह किया है, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इन सारे बनामों पर जो है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एविडेंस और अपने मन से कोई सभी सेक्शन लगा के और फिर पनिशमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होता। आप देखते होंगे, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि न्यायाधीश कहते हैं कि 69A के तहत, या फिर धारा इतने के 1A, B या C के तहत जो है इनको ये सजा सुनाई जाती है। तो ये क्या है, वो सारे एविडेंस देखकर किस तरीके का अपराध किया गया है, उस हिसाब से जो है वो सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो न्यायाधीश का ये काम होता है। पुलिस और सरकारी वकील, और इनकी सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका क्या होती है, इस बारे में हम समझते हैं। पुलिस अपराध के बारे में शिकायतों की जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है, और गवाहों के बयान दर्ज करती है। अगर सबूत व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करता है, तो चार्जशीट, आरोप पत्र दायर की जाता है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है, पुलिस को आपने कॉल किया, पुलिस आएगी, पुलिस देखेगी, शिकायतों की जांच करेगी। ठीक है, अपराध के बारे में जो भी शिकायत हुई है उसके बारे में जांच करेगी कि भैया सही है कि नहीं है। ठीक है, सबूत इकट्ठा करेगी, और गवाहों के बयान जो है वो दर्ज करेगी, आसपास के लोगों से बात करेगी। ठीक है, चीजों को देखेगी, घर सील करेगी, सामानों को चेक करेगी, गवाहें जो है देखेंगी। ठीक है, और ये क्या, सबूत इकट्ठा करने का काम भी जो है पुलिस करती है। ठीक है, यदि वकील बता रहा है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो वो सबूत इकट्ठा करने का काम कौन करती है? पुलिस करती है कि भैया हाँ, हमें यहाँ से ये मिला है, ये यहाँ से ये मिला है। अब सबूत इकट्ठा करने के बाद में उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति की गलती है, मतलब हमको दिख रहा है कि इस व्यक्ति की गलती है, तो अगर सबूत व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करता है, तो एक चार्जशीट बनाई जाती है। ठीक है, या फिर कहे तो आरोप पत्र दायर जो है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय के अधिकार। ठीक है, अब मान लो जैसे शांति के साथ में ऐसा हुआ, शांति के साथ में क्या हुआ कि बस उसको पुलिस वाले ने मान लिया कि अपराधी है, उठा के लेके चले गए। ठीक है, वो बोलती रही कि नहीं, मुझे गलत नहीं हूँ, मुझे ये नहीं है, मतलब सारी चीजें जो है वो अलग है, मैंने अपनी पैसों की, जो मेरी मेहनत की कमाई है, सारी चीजें वो बोलती रही, लेकिन फिर भी उठा लिया, शांति के भाई को भी ले गए, मारा पीटा। तो ये जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 22 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के समय के अधिकार, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में बताया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान न करे आपके जीवन में ऐसी चीज आए, या किसी और के जीवन में ऐसी चीज आए कि उसे बिना बताए ही उठा के ले जाया जा रहा है। ठीक है, कोई सीधा साधा बेचारा व्यक्ति उसे नहीं पता हो, तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने राइट्स जो है वो पुलिस वाले के सामने रख सके कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा अधिकार है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा जरूरी नहीं, हमारी पुलिस जो है वो हमारी दिन रात सेवा करने पे लगी होती है, हमारे घर बार छोड़कर जो है, उनके अपने घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर हमारी सेवा में लगी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई घूस ले लिया और फिर ले गए, आपको मारा पीटा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज गलत होती है। अगर या आपकी गलती है तो वो बिल्कुल ले जाएं। ठीक है,
अब अधिकार क्या होते हैं जिन बारे में बात करना चाहती हूँ उस बारे में आप समझ लो, ठीक है। अपराध की सूचना दी जाए। मेरे को अगर मेरे घर में पुलिस आती है और मुझे उठा के ले जा रही है, बिना बताए उठा के ले जा रही है, तो ये उनका हक नहीं है। मुझे सूचना दी जाए कि मैंने क्या अपराध किया, कि किस कारण से मुझे लेकर जाया जा रहा है, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, नेता लोगों को जब किसी को फंसाना होता है या लोगों को फंसाना होता है तो क्या करते हैं ये लोग कि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, सैटरडे ले जाते हैं, या फिर जहाँ सैटरडे भी बंद रहता है तो फ्राइडे रात में उठा के लेकर जाते हैं, सैटरडे संडे जेल में रखते हैं, तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी तो सोमवार को होती है। लेकिन गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ही चाहिए, ठीक है। तो पेश जो है वो होता है 24 घंटे के अंदर जो है आपको कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि आप जो है अपनी बेगुनाही जो है रख सको लोगों के सामने, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना नहीं की जानी चाहिए। आप जब तक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंच जाते, जब तक कोर्ट आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर देती कि हाँ ये इनकी गलती है और अब ये जो है ये मुजरिम है, क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति अपनी सफाई ना दे, जब तक कुछ सबूत ना मिले, और ये सारे काम तो कहाँ पे होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास में होते हैं, पुलिस के पास में ये सारे काम होते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुलिस वाले ने ले गया, मतलब इसकी तो गलती होगी और इसको तो मारेंगे पीटेंगे, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस का ये कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जब तक थाने में हो तब तक आपकी मतलब आपका जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध नहीं किया गया है। आ रही है बात समझ में, वो अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार या कोई यातना आपके साथ में नहीं कर सकता। अगर सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट की तरफ से जब आप कोर्ट में पेश हो चुके हैं और आप गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, उसके बाद में जो है वो चीजें जो होनी है वो होंगी। लेकिन गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान, ठीक है, दुर्व्यवहार या यातना नहीं किया जाना चाहिए। जो भी उनको सेंटेंस दिया गया है उस हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलेगी। पुलिस जो है वो मार पिटाई ये सारी चीजें, जब तक आप गिल्टी नहीं प्रूव हो चुके हो तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान जो है वो अस्वीकार्य होता है, कि जब हिरासत में है और मान लो कि मुजरिम ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने जो है ये किया है, और फिर कोर्ट में जाके बदल गया, तो फिर भी वो उस चीज को नहीं माना जाएगा। पुलिस अगर कहते रहे कि हाँ इसने तो अपना जुर्म मान लिया था, तो भी उस चीज को नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है पुलिस ने जबरदस्ती जो है वो जुर्म मनवाया हो, ठीक है। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में भी जाकर हाँ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझसे ये आरोप जो है, मतलब मुझसे ये जो हो गया, मतलब जो भी मैंने गुनाह किया है मुझसे हो गया, कोर्ट में यदि वो जाकर कहता है तो फिर उसको गिल्टी माना जाएगा। लेकिन पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान जो है वो अस्वीकार्य होता है, ठीक है। 15 साल के कम उम्र की महिलाओं और लड़कों को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है, कि भाई पूछताछ करनी है आप थाने आओ, नहीं, ठीक है। महिलाओं को 15 साल से कम उम्र की महिलाएं या फिर लड़के जो भी हैं उनको सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जाया सकता। उम्र का ध्यान रखें, पता चले आप महिलाएं हैं, आपको ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए और आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो रिया मैम ने पढ़ाया था, क्या हमको पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। ऐसा नहीं करना। 15 साल से कम उम्र की, यदि आपकी छोटी बच्ची है या छोटी बहन है, ठीक है, जो भी 15 साल के कम, या भाई है छोटा है 15 साल से कम उम्र का है, उसको पूछताछ के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते, आपको पूछताछ करनी है आप घर आओ, ठीक है। इस तरीके के जो है गिरफ्तार के समय के अधिकार जो है व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। डीके बासु ने ठीक है, इस बारे में हम समझते हैं। दिशा निर्देश जो है उन्होंने दिए हैं, डीके बासु जी ने, उन्होंने क्या कहा, इन निर्देशों में पुलिस की स्पष्ट पहचान, गवाहों द्वारा सत्यापित गिरफ्तारी के ज्ञापन जारी करने और गिरफ्तारी के बारे में व्यक्ति और उनके परिवार या शुभचिंतकों को सूचित करने की आवश्यकता है। इस बारे में हम समझते हैं। डीके बासु जी का ये कहना था, क्या कहना चाहते थे वो, कि पुलिस ऑफिशियल जब भी कोई सा अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले जब भी आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं तो उनकी वर्दी पहनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के कपड़ों में या फिर कैजुअल कपड़ों में आकर वो आपको उठाकर लेके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस हमेशा वर्दी में आनी चाहिए, साथ में उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन, यानी कि उनकी जो पोस्ट है वो एसआई है, टीआई है, कांस्टेबल है, कुछ भी जो भी है वो लिखा होना चाहिए उनकी वर्दी पे। ऐसा नहीं कि बिना नाम पता बताए आ गए कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, पुलिस वाले हैं हम लोग, और आपको उठा के ले गए, पता चला किडनैप ही कर लिया, ठीक है, नहीं। कभी भी अरेस्ट जैसी नौबत आए
इस चीज का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज जो है डीके बासु जी कहना चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि मेमो अरेस्ट का जो है वो बनना चाहिए, जिसके अंदर कब अरेस्ट हुआ, उसकी डेट, उसका समय, कहाँ पर अरेस्ट किया, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, ठीक है, उसके सिग्नेचर जो है इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। उसके बाद में क्या होना चाहिए, जो पर्सन, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है या फिर जिससे पूछताछ चल रही है, ठीक है, उस व्यक्ति के रिलेटिव या उस व्यक्ति को मतलब अधिकार है कि वो अपने रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेंबर किसी भी एक व्यक्ति के साथ में वो कांटेक्ट करके बता सकता है कि भैया मेरे साथ में ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वो उनका अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि आपको उठा के ले गए और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बोलूं इनको कि मेरे घर वालों से बात कराओ, नहीं, डरने का नहीं। ये जो है ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपका ये कि मुझे हक है, मैं अपने घर वालों से या किसी भी दोस्त से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो कि कोई दोस्त जो है मतलब जिससे भी वो व्यक्ति बात करना चाहता है, जिसको वो अरेस्ट करके लेके आए हैं पुलिस वाले, यदि वो उनसे बात करना चाहते हैं और वो जो है डिस्ट्रिक्ट के बाहर मतलब जिले के बाहर रहते हैं या फिर आने में उनको समय लग सकता है, ठीक है, तो उनको अधिकार है कि वो जब भी आ रहे हैं या फिर फोन पे जब भी कहा जा रहा है तो उनको बताया जाए कि कब इनको अरेस्ट किया गया, कहाँ से उठाया गया। ये सारी चीजें कितने से कितने इंटरवल में, 8 से 12 घंटे ऑफ अरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हो गए हैं उसके बाद में फोन लगवा रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि हमने तो तुम्हारे भाई को कल अरेस्ट कर लिया था, कहाँ थे तुम। ऐसा नहीं होना चाहिए। 8 से 12 घंटों के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को जो उस अरेस्टेड पर्सन से जुड़ा हुआ है नोटिफिकेशन जाना चाहिए, कॉल जाना चाहिए, कुछ भी जाना चाहिए, लेकिन उनको इन्फॉर्म होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा व्यक्ति जो है वो अरेस्ट हो गया या उससे पूछताछ चल रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ, आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी यानी कि एफआईआर के बारे में हम बहुत अच्छे से समझते हैं। कानून कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी देता है तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया, उसने कंप्लेन की और पुलिस वाले उठ के चल दिया अरेस्ट करने के लिए, नहीं। प्राथमिकी, एफआईआर मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में कहे तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जो है, प्राथमिकी कि भैया आप कौन है, आपका नाम क्या है, जो भी कंप्लेन कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में भी, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पता, उस जो भी मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स है उसकी, और फिर वो किस तरीके से पूरी कहानी जो है कि हाँ हमारे साथ में ये हुआ, वो पूरा सब कुछ जो है वो डेटा एफआईआर में लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो एफआईआर ये बनती है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ठीक है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा एफआईआर नंबर, मतलब दिन भर की या साल भर की जो भी एफआईआर नंबर अभी तक की जो हुई है, ये नंबर इस पर डला होना चाहिए। थाना जो है उसका नाम होना चाहिए, साल का नाम होना चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, समय होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये सारे सेक्शन, धाराएं जो भी लग रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हुआ है, दिन में हुआ है, रात में हुआ है, किस दिनांक से किस दिनांक, ये सारा ये जो आप पढ़िए, इसके बारे में जो है आपको पूरी एफआईआर में जरूरी है कि पुलिस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए एफआईआर की गई है उसके पास जाने से पहले ये सारी चीजें जो है वो फिल करके अपने पास में रखे, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि ऐसा नहीं कि भैया कोई भी अपना कोई दोस्त है पुलिस वाला, उसको ही कह दिया कि भैया जाके करके तुम मारपीट आ जाओ, डरा कर आ जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है प्रॉपर डेटा जो है वो मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस भी क्या है, पुलिस भी तो, हम क्या कहते हैं कि हम लोकतंत्र है हमारा, है ना, हमेशा मैं कहती हूँ, हम कहते हैं हम लोकतांत्रिक देश है हमारा, और हमारे यहाँ पर लॉ जो है वो हर व्यक्ति से ऊपर होता है, यानी कि कानून का जो है वो शासन होता है। तो कानून का शासन ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीजन के ऊपर होगा और जो ऑफिशियल्स है उनके ऊपर नहीं होगा। कानून का शासन सभी पे होगा, मतलब किस पे होगा? पुलिस पे भी होगा। ठीक है, तो ये कानून ने, ये हमारा लॉ है, हमारे लॉ ने ये बताया गया है कि आप पुलिस भी हो भले से, आपको ये सारी चीजें शुरुआत में करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्या पुलिस के लिए शांति के भाई को 2 दिन के लिए हिरासत में रखना कानूनी था? नहीं, बिल्कुल कानूनी नहीं था। ठीक है, आप पूछताछ आप कर रहे हो, पूछताछ करके, क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई सबूत थे ही नहीं, किसी शांति के खिलाफ भी इवन सबूत नहीं थे। ठीक है, लेकिन आपने उसको ले लिया, अंदर हिरासत में कर लिया, और वो भी 2 दिन तक। ठीक है, और शांति के भाई को भी किसी से अलाउ नहीं किया कि वो भी किसी से बातचीत कर सके या किसी को बता सके, कुछ भी नहीं किया, उससे सीधे मारा पीटी, तो ये बिल्कुल कानूनी नहीं था। क्या यह डीके बासु निर्देशांक के उल्लंघन करता है? हाँ जी, उनके दिशा निर्देश के उल्लंघन करता है। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, उसकी जो भी उसका अपराध है उसको बिना बताए नहीं उठाना चाहिए, और फिर उसके बाद में क्या कि उस व्यक्ति को
8 से 12 घंटे के अंदर उसको अलाउ करना चाहिए कि वो किसी भी अपने परिचित को इस बारे में बता सके। अब आप कह सकते हो कि शांति को पता तो था, तो ऐसा थोड़ी, शांति तो जेल में थी, किसी और व्यक्ति को बताना चाहिए, और 2 दिन तक तो आप रख ही नहीं सकते किसी को हिरासत में, ठीक है, और महज सिर्फ शक के बेसिस पे, ठीक है। क्या शांति को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले ऐसे ही राउंड सबूत जुटाने के लिए कुछ किया? वो सिर्फ वहां पर गए और उन्होंने देख लिया कि 10,000 रुपए का पैकेट है, उसके अलावा ऐसा ही राहुल ने कुछ किया ही नहीं। कि हो सकता है ये गलत हो सकता है शांति सही हो सकता है जो शांति बोल रही है वो सच हो, है ना, हो सकता है कि इसकी मेहनत के पैसे हो, लेकिन उन्होंने कुछ सबूत जुटाए नहीं, वो तो बस आए, हाँ ये 10,000 है, इसको रख लो सबूत के तौर पर, और फिर चल दिए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वह कहानी जांच के हिस्से के रूप में और क्या कर सकता था? ठीक है, आपको क्या लगता है कि वह अपनी जांच के हिस्से के रूप में और क्या कर सकता था? उन्हें देखना चाहिए था, उन्हें शांति से बात करनी चाहिए थी, उन्हें पूरी चीजें समझनी चाहिए थी, फिर उन्होंने जो सरकारी वकील ने बाद में किया उनको वो शुरुआत में कर लेना चाहिए था, ठीक है। कि भाई जब वो उसका भाई था, शांति का भाई जो था, उससे बात करके समझना चाहिए था कि भैया क्या परिस्थिति है, क्या नहीं परिस्थिति है, ठीक है, बिना मारा कुटी के, बिना उसे हिरासत में लिए सारी चीजों को समझना चाहिए था, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आसपास और जगह पर जहाँ पर चोरियां हुई हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, उन लोगों से बात करनी चाहिए थी कि क्या आपने इन्हें कभी देखा है, क्या ये आपके घर में आई थी, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ, मतलब जो भी है उनको बातचीत करके आसपास के लोगों से और जो है पूछना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में ये भी पूछना चाहिए था कि भैया 3 साल से 4 साल से यदि शांति आपके घर में मिसेस शिंदे काम करी, तो क्या आपके घर से कभी 1 रुपया भी आपको लगा कि इन्होंने चोरी किया हो, ठीक है। अब अचानक से थोड़ी ना कोई सोने की, भाई जिसकी चोरी की आदत है वो तो थोड़ा करके बिन मान के लेके ही जाएगा, ये तो इस तरीके की कुछ चीजें उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है, इस बारे में समझते हैं। सरकारी वकील का कर्तव्य निष्पक्ष रूप से कार्य करना और अदालत के सामने पूर्ण और भौतिक तथ्यों, गवाहों और सबूतों को पेश करना है, ताकि अदालत मामले का फैसला कर सके निष्पक्ष रूप से। ऐसा नहीं कि मिस्टर शिंदे की तरफ हो जाना है या शांति की तरफ हो जाना है, गलत है तो गलत, नहीं मैं तो सही बोलूंगा, मतलब मैं तो गलत, मतलब मुझे ये व्यक्ति सही लग रहा है तो मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। निष्पक्ष रूप से उनको कार्यवाही करनी है और उनको जो भी तथ्य है, वो सारे गवाह है, ये पूर्ण रूप से उनको जुटाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, सरकारी वकील को सार्वजनिक वकील क्यों कहा जाता है, इस बारे में समझते हैं। लिखिएगा, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक लोक अभियोजक को आपराधिक न्याय प्रणाली में आम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य का एजेंट माना जाता है। पूर्ण विराम। अभियुक्त का अभियोजन राज्य का कर्तव्य है, कॉमा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पीड़ित पक्ष का कर्तव्य नहीं है, पूर्ण विराम। इनकी नियुक्ति लगभग सभी देशों में होती है, ठीक है। जो है उनको सार्वजनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पब्लिक के लिए है, भैया लोग जो है उनके लिए हैं, वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिसके पास में भी नहीं है उसके लिए उनको हायर किया जाएगा, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक। क्योंकि क्राइम जो होता है, जैसे अगर कहीं पर क्राइम हुआ है, ठीक है, क्राइम हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हित में या अहित में हुआ है, वो तो पूरी ओवरऑल देखा जाए तो पूरी सोसाइटी का हित हुआ है। जैसे अगर कहीं मर्डर हो गया तो जिस परिवार का व्यक्ति गया है उसका तो लॉस है ही है, लेकिन आसपास में भी तो दहशत फैलेगी, लोगों में, सोसाइटी में दहशत फैलेगी कि अरे यार मर्डर हो गया है ना, तो ये मतलब इसलिए उनको जो है वो लोगों के लिए वो होते हैं, ये जो वकील होते हैं, सरकारी वकील, ये लोगों के लिए होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए, जिसको भी जरूरत पड़ती जाएगी उनके लिए उन वकील को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। वो सभी देशों में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश की भूमिका, भाई हमने भूमिका समझी वकील की, उसके बाद में हम न्यायाधीश की भूमिका समझते हैं। न्यायाधीश यह तय करता है कि प्रस्तुत सबूत के आधार पर वो कानून के अनुसार आरोपी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। न्यायाधीश सजा भी क्या करते हैं, सुनाते हैं। न्यायाधीश का काम यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में वकील नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करे, मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करे, उनको वकील दिलवाएं, ठीक है, और उसके बाद में वो निष्पक्ष होकर सबूतों को देखें, मद्देनजर रखते हुए सबूतों को। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया तो उसकी बात में आ गए, सबूतों को देखकर, ठीक है, उसके बयान देखकर कि भैया ये सबूत मिले हैं, ये अपराध हुआ है, तो कानून जो है हमें क्या कहता है कि इस अपराध के लिए क्या सजा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो कानून के अनुसार आरोपी को दोषी या फिर निर्दोष जो है वो ठहराया जाता है, और क्या करते हैं, वो सजा भी सुनाते हैं, या अगर निर्दोष है तो उनको बरी भी किया जाता है। ये एक सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार होता है, ना ही वकील का, ना ही पुलिस का, ना ही किसी व्यक्ति का, सिर्फ और सिर्फ जो है ये न्यायाधीश का अधिकार होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 1 फिर से आता है। प्रश्न कहता है कि आइए याद करते हैं सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद जज ने शांति के मामले में क्या कहा था। ठीक है, जज ने ये कहा कि पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शांति के केस में बिल्कुल सही ढंग से नहीं की और जो प्रोसिक्यूशन था वो भी अच्छे से इस केस में शांति को गिल्टी, ठीक है, प्रोसिक्यूशन भी शांति को गलत नहीं ठहरा पाया, यानी कि शांति जो है वो सही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। निष्पक्ष सुनवाई के बारे में समझते हैं। ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल, ये क्या होता है। ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का आधार में कहा गया है कि तर्क संगत और न्याय संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल मतलब जिस तरीके से शांति को नहीं मिल पाया था फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब क्या कि आपकी जो है निष्पक्ष रूप से सुनवाई हो, आपको मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। ठीक है, आपको मौका दिया जाए कि आप जो है अपने वकील से बातचीत कर सके, आप जो है आपके पास में एक मेमो हो कि आपने क्या गलतियां की है, आपको क्या अपराध हुए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जीवन का अधिकार जो है वो हर व्यक्ति को, और जीवन का अधिकार ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं है। जीवन जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलकर जुड़ा होता है, जैसे कि स्वास्थ्य, लाइवलीहुड है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट है ना, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर जो है ये जुड़ा होता है। तो इसके अंतर्गत जो है वो हमारे अधिकतर कई सारे अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये आ जाते हैं। जीवन के अधिकार से एक चीज ये भी जुड़ी है कि भैया हमारा जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा जीवन हमसे तभी छीना जा सकता है जब हमको डेथ सेंटेंस दी जाए न्यायाधीश के द्वारा। इसके अलावा आप हमसे हमारी जिंदगी नहीं छीन सकते, ऐसा अनुच्छेद 21 के जो जीवन का अधिकार है इस बारे में कहा गया है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को जो है वो निष्पक्ष रूप से सुनवाई दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या है इस बारे में समझ लेते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल दिया जा रहा है तो क्या विशेषताएं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि भैया हाँ फेयर ट्रायल दिया जा रहा है। पहला तो ये कि ओपन कोर्ट हो। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति चाहता है, भाई भले अपराधी के पूरे परिवारजन, दोस्त लोग आकर बैठना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि भैया क्या कार्रवाई हो रही है, तो आकर वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो जनता के सामने खुली अदालत में जो है फेयर ट्रायल जो है आयोजित किया जाता है। आरोपी मौजूद है और एक वकील द्वारा उसका बचाव किया गया है। ठीक है, कि आरोपी मौजूद है और एक वकील कम से कम उसकी साइड में खड़ा है जो उसका बचाव कर रहा है कि नहीं भैया इनकी गलती नहीं है या ऐसा, या जो भी परिस्थिति है उसको वो रख रहा है। ऐसा नहीं कि आरोपी अकेला ही खड़ा है, उसके लिए कोई बात रखने वाला उसके साथ में कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। जब तक मजिस्ट्रेट, जज, न्यायाधीश नहीं कह देते कि हाँ इनको इस चीज के तहत सजा सुनाई जा रही है, तब तक व्यक्ति जो है वो निर्दोष है, तब तक उसका कोई अपराध नहीं है। क्योंकि जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक जो है न्यायाधीश ये कह नहीं सकते, और जब तक सबूत नहीं मिले मतलब व्यक्ति जो है वो निर्दोष है। बस पुलिस ने ले गया उठा के, इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी है इसीलिए पुलिस आई फिर उसको लेके गई। हो सकता है पूछताछ करने के लिए लेके गई हो सकता है उसको गलत चीज में फंसाया जा रहा हो जो उसने नहीं किया हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो कभी भी उनका आरोपी नहीं ठहराया जाता है, वो निर्दोष होता है। कोई भी व्यक्ति हो भले से, जब तक उसको दोषी न ठहराया जाए, जब तक उसके खिलाफ सारे सबूत न और मजिस्ट्रेट ये न कह दे कि इस धारा के तहत इसको सजा सुनाई जा रही है, तब तक वो व्यक्ति क्या है, निर्दोष है। कानून का शासन सभी पर लागू होता है। काला, गोरा, अमीर, गरीब, आदमी, औरत, बच्चे, कोई भी हो, सभी के लिए जो लॉ है वो सभी के लिए क्या है, बराबर है और बराबर रूप से लागू होता है। क्रियाकलाप 1 समझते हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखी गई निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। खुली अदालत, खुली अदालत के बारे में भी मैंने आपको बताया। खुली अदालत होना मतलब, अपने शब्दों में लिखना है, मैं समझा देती हूँ। खुली अदालत का होने का मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए कि नहीं आप ये कार्रवाई सुनने नहीं आ सकते। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे इनकी कार्रवाई सुननी है कि इनके केस में क्या चल रहा है, वो आ सकता है, वहां पर बैठ सकता है और कार्रवाई जो है वो सुन सकता है। सबूतों के आधार पर, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिना सबूतों के ही किसी को निर्दोषी ठहरा दिया जाए। सबूतों के आधार पर ही व्यक्ति को दोषी या निर्दोष जो है वो ठहराया जाएगा। जो भी होगा वो सब सबूतों के आधार पर होगा। अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह। अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अर्थ क्या होता है इस बारे में समझते हैं।
मतलब प्रोसिक्यूशन के जो भी गवाह है उनसे क्रॉस एग्जामिन करना, मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछना कि भैया आपको ऐसा लगा तो ऐसा क्यों। ऐसा नहीं हो कि प्रोसिक्यूशन के गवाह है तो आप उससे क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, आप तो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो। वकील जो है आपके वो पूछ सकते हैं कि आपने अगर ऐसी चीज बोली है या आप ये बता रहे हो तो ऐसा क्यों है। वो फिर मतलब जो घुमा फिरा कर जो भी बातें करके कुछ उगलवाना चाहते हो तो ये सारी बातें कर सकते हैं वकील के साथ में, मतलब जो भी गवाह है उनके साथ में। ठीक है। क्रियाकलाप 2, अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित क्रियाएं का पालन ना किया जाता तो क्या होता। सबसे पहला, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील ना मिलता, इस बारे में बताएं अपनी कक्षा में या अपनी कॉपी लें और फिर बताइए, अपनी स्टोरी सुनकर समझिए और बताइए कि अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो क्या होता। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उस हिसाब से आप जो है वो लिख लीजिएगा कि अगर उसे वकील न मिलता तो वो जेल में ही रहती। ठीक है। या फिर उनको कुछ सजा, बड़ी सजा सुना दी जाती। ठीक है। और उनके जो पैसे हैं वो भी जाते। ठीक है। और जो जीवन का अधिकार है उनका वो खो चुकी होती। ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो है वो आपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर अदालत उन्हें निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती है, शुरुआत में ही यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती तो फिर उनके साथ में यही सारी चीजें होती। ठीक है। अगर वो निर्दोष मानी, उन्हें निर्दोष माना गया, तभी तो उनके लिए जो भी है सरकारी वकील नियुक्त किया गया और फिर उनके लिए आगे बातें सुनी। अगर अदालत ही उन्हें निर्दोष या फिर दोषी मान लेती, ठीक है, तो फिर उनके लिए कौन वकील करता, कौन उनके लिए जो है गवाहों को ढूंढता, कौन उनके लिए चेन की वो गैंग ढूंढता। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती ही नहीं और फिर वो जेल में ही उनको वापस सजा सुना दी जाती। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3, 2 कारण बताएं कि आप क्यों मानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के आपराधिक न्याय प्रणाली के हिस्से के रूप में अलग अलग भूमिका निभाने की आवश्यकता है। पहला कारण तो ये न्याय सुनिश्चित करने के लिए। क्यों भाई? कि यदि सिर्फ एक ही व्यक्ति न्याय सुनिश्चित करने के लिए बैठा होगा तो फिर वही व्यक्ति तो, अगर किसी ने घूस दे दी, मान लो अगर किसी को आना है और भाई ऐसे बताना है कि नहीं यार मैं जीत जाऊं और ये, और किसी के पास में पैसा है, किसी के पास में कम पैसा है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि सारी चीजें हों तो उसको घूस दे दिया। ठीक है। और फिर उसको चुप कर दिया, उसको अपने अंतर्गत उसने ले लिया, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को जो निर्दोष है मान लो, वो तो दोषी हो जाएगा। ठीक है। अब वो दोषी यदि हो गया तो उसका तो जीवन का अधिकार हमने छीन लिया। इसीलिए हमारे संविधान के अनुसार ही न्याय प्रणाली में जो है अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजें का जो है उनको हिस्सा भूमिका निभाने के लिए दिया गया है और उनकी भूमिका निभाना भी आवश्यक है ताकि जो है अलग अलग व्यक्ति जो है अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से काम कर सके। यदि एक व्यक्ति बेईमान हो जाए तो दूसरा व्यक्ति उठकर खड़ा हो सके। ठीक है। और जो है दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष ठहराने में हमको जो है वो आसानी मिले। दूसरा ये कि समय की बचत। ठीक है। यदि एक ही व्यक्ति सारी चीजें करता रहेगा, भले वो सच्चाई ढूंढना चाहता हो, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति ये सारी चीजें करता रहेगा तो फिर कितना समय लग जाएगा, कैसे हम कब केसेस सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पुलिस उसका काम करे, न्यायाधीश उनका काम करे, ठीक है, प्रोसिक्यूशन उनका काम करे। ठीक है। सारे लोगों को अपने अपने हिस्से दिए गए हैं ताकि पूरी प्रोसेस मिलकर जो है वो काम होते रहे और फिर चीजों को जो जल्दी न्याय दिया जा सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब पूरे चैप्टर को जो है हम दोहरा लेते हैं, दोहरा के समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमने क्या समझा। आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख लोग हैं, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव का पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ठीक है। ये 4 जो है मेन लोग हैं। एक जांच में गवाह के बयान दर्ज करना और विभिन्न प्रकार के सबूत इकट्ठे करना शामिल है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस अदालत में आरोप पत्र दायर करती है, उसके पहले नहीं। ठीक। उसके बाद में पुलिस की भूमिका थाने में प्राथमिकी दर्ज करने से शुरू होती है। ठीक है। जब वो प्राथमिकी दर्ज करती है उसके बाद में पुलिस जो है अपनी भूमिका निभाती है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 को बरकरार रखा जाए। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 22 बचाव का अधिकार बताता है। ये संविधान के अनुच्छेद कौन सी क्या बताते हैं इस चीज को ध्यान रखिए, कभी आपको जरूरत पड़ता है आप अपना पॉइंट जो है वो सही से रख सकते हैं, आंसर्स में तो काम आना ही है। ठीक है। अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य ऐसे व्यक्ति को वकील मुहैया कराएगा जो इसकी पहुंच या खर्च वहन नहीं कर सकता है। ठीक है। इस बारे में मैंने आपको समझाया था। आगे समझते हैं। किसी भी आरोपी को गिरफ्तार या हिरासत में लेते समय DK बासु के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पूरे दिशा निर्देश मैंने आपको बताए थे। सबूत के आधार पर निर्णय लेने में न्यायाधीश द्वारा कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिए और केवल तभी जब अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम हो कि आरोपी क्या है, दोषी है। ठीक।
यहाँ के हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया हो। चैप्टर समझने के साथ साथ इन सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति को इन अधिकारों की समझ नहीं है उसे अवगत कराइए, क्योंकि अब आपको पता है, ठीक है। पढ़े लिखे होने का मतलब यही है कि सिर्फ हम अपना ही जीवन यापन करने में नहीं व्यस्त लगे रहें। यदि हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है, नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़े, उन्हें नहीं पता होता है कि भैया हमारे पास में पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो सरकार जो है वो सरकारी नियुक्ति करेगी आपकी वकील की। ऐसा नहीं है कि आप बिना वकील के वहां जाके खड़े हो जाओ, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा। पूरी कोशिश की जाती है कि आपको आपका न्याय मिले। बस ये है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आप भी ध्यान रखें, अपने घर वालों को भी ध्यान दिलवाएं, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।